ना कैपिटलिज्म की ओर ये जा रही है देश, ठीक है ना। उसको रोकना है, उसको बंद करना है। सबसे बड़ा चीज है प्राइवेटाइजेशन को वापस लेना होगा। मशीनीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये सब रोजगार को कम करते हैं। बढ़ाने का कोई भी इतिहास नहीं है, ना कोई कारण है। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, निजीकरण बढ़ेगा, रोजगार कम होंगे। कि आपके पास किसी तरह की सिफारिश है तो चिट्ठी निकालते थे जेब से और देते थे कि सर हमको फल्ला आदमी ने सिफारिश रखा है। तो आप तो उसी दौर को ला रहे हैं। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद हो, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में एक भी कदम हम लोग को नागवार गुजरेगा। वैकेंसीज की स्थिति देखिए, 10% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वैकेंसी कहीं नहीं आ रही है। सीधी सी बात है, लोग आत्महत्या ही कर रहे हैं, चाहे किसान हो या स्टूडेंट हो। कम से कम 33 इन्होंने सार्वजनिक उपक्रम को बेच दिया है। अभी तक ऐसा किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। आरटीआई के द्वारा ये हासिल किए हैं हम लोगों ने। राज्यसभा के हमारे मेंबर हैं या एमएलए हैं, एमपी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों पुरानी पेंशन ले रहे हैं? वो भी हमारे एनपीएस के तरह ले लें। और एनपीएस में ले रहे हैं। आज रूस और यूक्रेन में लड़ाई है। आज से 25 साल के बाद हमारा भी पड़ोसी मुल्क से बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, तो हमारा जितना भी पैसा लगा वो सारा म्यूचुअल फंड की तरह मार्केट रिस्क पे पैसा लगा रहेगा। और जब हम रिटायरमेंट करने जा रहे हैं, मान लीजिए 2046 में हम रिटायर कर रहे हैं, और उसी वक्त अगर किसी तरह का मार्केट क्राइसिस आ गया तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं पंकज। देखिए, बैंक कर्मी जो है हड़ताल पर हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आखिरकार इन बैंक कर्मियों को हड़ताल करने की, यानी कि स्ट्राइक करने की क्या नौबत आ गई? हम इन लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ। सर, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप लोग को सड़क पर आना पड़ा? सबका साथ सबका विकास करते हैं तो फिर बैंक वाले उसमें सबका नहीं आते हैं क्या? बैंक वाले भी तो सबका है ना। गरीब जनता भी तो उसी सबके में आती है ना। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद हो, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में एक भी कदम हम लोग को नागवार गुजरेगा। दूसरी बात, रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। आम जनता के लिए ही ना है सरकार, तो रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे देश के लिए। बेरोजगारी को कम करिए, और जो भी एनपीएस रिकवरी हैं उनको जल्द से जल्द उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और मांगे हैं एनपीएस को बंद करिए, पुरानी जो पेंशन है उसको फिर से रीइंस्टेट किया जाए बैंकों में। और लूट जो है, जो कॉर्पोरेट लोन्स जो हैं, जो एनपीए हो चुके हैं, 75% एनपीएस है, तो उसकी रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो और जल्द से जल्द हो। छोटे छोटे लोन तो एनपीए हुए हैं वो तो 25% है, 20 से 25% है। बड़े बड़े लोन एनपीए हुए हैं जो कॉर्पोरेट्स को मिला है, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। उसकी रिकवरी होगी तभी तो फिर कोई कर्ज बांटेगा ना, है ना। तो ये कैपिटलिज्म की जो है ना, कैपिटलिज्म की ओर ये जा रही है देश, ठीक है ना। उसको रोकना है, उसको बंद करना है। सबसे बड़ा चीज है प्राइवेटाइजेशन को वापस लेना होगा। और नहीं लेते हैं तो फिर आगे का हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा वो ज़्यादा कॉन्क्रीट होगा। और हम लोग, हमारे जो भी लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाना है कि नहीं। ये हमारे हैं बीपीबीए के। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। सर, सरकार एक तरफ दावा करती है कि प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रोजगार देश में बढ़ेगी। प्राइवेटाइजेशन सबको पता है रोजगार कम करने के लिए किया जाता है, इनकम बढ़ाने के लिए किया जाता है कॉर्पोरेट्स का, तो रोजगार बढ़ेगा नहीं। मशीनीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये सब रोजगार को कम करते हैं। बढ़ाने का कोई भी इतिहास नहीं है, ना कोई कारण है। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, निजीकरण बढ़ेगा, रोजगार कम होंगे। ये सरकार के दावे बिल्कुल झूठे हैं। ये कभी नहीं हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन के कारण रोजगार बढ़ेगा। आप लोगों की मांगे क्या क्या है सर? हमारी मांगे, बैंकों को जो प्राइवेटाइज करने का सरकार का प्लान है वो सरकार वापस ले। जो बड़े पैमाने पर बैंकों में आउटसोर्सिंग हो रही है उसको रोके सरकार, और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो। कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयज़ का क्या शोषण होता है सबको पता है। हम उस शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। जो नई पेंशन सिस्टम है एनपीएस, उसको सरकार बंद करे, और पुरानी जो डीए लिंक्ड पेंशन है उसको सरकार इंट्रोड्यूस करे। बैंकों में जो डिपॉजिट है उसका रेट बढ़ाया जाए, ताकि आम आदमी को, पेंशनर्स को जो सेविंग करते हैं, क्योंकि सेविंग करने वाले, छोटे छोटे सेविंग करने वाले सामान्य आदमी होते हैं, और लोन लेने वाले, बड़े लोन लेने वाले कॉर्पोरेट्स होते हैं। चूंकि कॉर्पोरेट्स को सस्ते लोन देने हैं इसलिए वो डिपॉजिट का रेट घटा रहे हैं। हमारी मांग है कि आप डिपॉजिट्स का रेट बढ़ाइए, ताकि आम आदमी, जो गरीब आदमी है, सामान्य आदमी है, उसको फायदा पहुंचे। बैंकों में सर्विस चार्ज बढ़ रहा है। सर्विस चार्ज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि
आप उनके लिए पैसा, वो लोन राइट ऑफ कर रहे हैं, चुका नहीं रहे हैं और बैंकों को घाटा हो रहा है, उनको कवर करने के लिए बैंक सर्विस चार्ज भी बढ़ा रही है। तो उनसे रिकवर करिए पैसा, रिकवर करने के बजाय आप उनको माफ कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर रहे हैं, लोन में राइट ऑफ दे रहे हैं। ये किस तरह का न्याय है आम आदमी के पक्ष में? सर एक तरफ सरकार लगातार जगह दीजिएगा, आपका क्या नाम हुआ सर? विवेक। एक तरफ सर लगातार जो भी सड़क पर उतरते हैं, खास करके विरोध करते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या राजनीतिक दल हो, लगातार कहती है कि सरकार की अच्छी नीतियों का विरोध कर रहे हैं आप लोग। नहीं, अच्छी नीति आपको लग रहा है या सरकार कह रही है अच्छी नीति? हम इसको मान लेते हैं कि सरकार जो कह रही है सही करी है, लेकिन आप ठीक पीछे देखिए, एक बिल्डर रखा हुआ है, होल्डर, इसको हटाने के लिए मशीन अगर आएगा तो 5 मिनट में हटा करके काम खत्म कर देगा, लेकिन कम से कम 300 लेबर इस मशीन में लगते तब जाके ये कहीं थोड़ा सा भी विस्थापित होता। वैसी स्थिति तो है नहीं, तो 300 लेबर का तो हिसाब किताब आपने उसके पेट पे लात मार दी है। वैकेंसीज की स्थिति देखिए, 10% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वैकेंसी कहीं नहीं आ रही है, सीधी सी बात है। लोग आत्महत्या ही कर रहे हैं, चाहे किसान हो या स्टूडेंट हो, सबकी स्थिति वैसे ही है। और सबसे बड़ी चीज, बैंक कभी भी घाटे में नहीं रह सकता, बशर्ते कि आप एक सख्त नियम लागू कर दें कि बैंकों से आपने कर्ज लिया है वो पैसा वापस करना पड़ेगा। पिछले 4 सालों में कम से कम 3,500 करोड़ जो आरबीआई से बैंक ने ले लिया, गवर्नमेंट ने लिया। क्यों लिया? गवर्नमेंट के पास खुद ही पैसा नहीं है तो आरबीआई से ले रही है। आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा दिन आप क्लेम करिए ना कि हाँ अच्छे दिन आ गए, आपको कह दिया, हम भी तो कह रहे हैं कि हमारे बुरे दिन आ गए। आप उससे क्यों नहीं सहमत हो रहे? आप उससे भी तो सहमत होइए। हमारा एनालिसिस है, आप उसको कह दीजिए कि हमारा एनालिसिस गलत है तो हम मान जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन, कहाँ से आए भैया अच्छे दिन? कोई तो स्थिति बनाओगे, दिखाओगे। यानी कहीं कोई आंकड़ा दिख नहीं रहा है। आंकड़ा कुछ नहीं, आंकड़ा है, मेरे पास भी है। कम से कम 33 इन्होंने सार्वजनिक उपक्रम को बेच दिया है। अभी तक ऐसा किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, आरटीआई के द्वारा ये हासिल किए हैं हम लोगों ने। तो उपक्रम बेचने के कगार पे आप लगातार बेचते रहो, आपकी जो मर्जी हो, आप जिसको उठाओ बेच दो। उनका ये तर्क होता है सर कि हम लोग बेच नहीं रहे, निजीकरण कर रहे हैं ताकि रोजगार। निजीकरण से क्या फायदा? हमको ये तो दिखा दीजिए। हम तो बता दिए कि एक मशीन आएगा, इसको उठा करके ले जाएगा और कम से कम 300 लेबर लगेंगे इसको सेटल करने में। तो कहाँ है निजीकरण का? हिसाब किताब देख लीजिए। एम्प्लॉयमेंट तो आपने काट दिए ना 300 आदमी के, तो कैसे निजीकरण का फायदा है? तो देखिए निजीकरण का कोई फायदा नहीं है। तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हम निजीकरण के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां निकलती हैं वो ओपन कंपटीशन होता है। गांव के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई मधुबनी में पढ़ रहा है, कोई मैंने गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में एक ओपन निकलता है, वैकेंसीज निकली, वो लोग तैयारी किए और नौकरी में आए। लेकिन जब प्राइवेट हो जाएगा तो सिफारिशों का दौर स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात आरक्षण पे है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, जबकि सरकारी विभाग में जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, जो लाचार हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, उनको एक आरक्षण कोटा से, यानी जो हमारे संविधान के अनुसार जो उस तबके से आते हैं उनको भी एक प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन ये सरकार शुरू से ही, जब से इतिहास है भारत का, शुरू से ही ये आरक्षण विरोधी है। तो इनका मेन पर्पस यही है कि सरकारी संस्थान बंद हो जाएं, तो आरक्षण के लिए जो मारामारी हो रही है, जो राजनीति हो रही है, वो बंद हो जाएगी। तो हमारा मानना यही है, क्योंकि फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स को देखते हैं, HDFC बैंक देख लीजिए या कोई PVR सिनेमा हॉल देख लीजिए, दैनिक भास्कर देख लीजिए, तो वहाँ पे जॉब कैसे लगती है? क्या कभी एडवर्टाइज निकलता है कि इतने 1000 वैकेंसी निकल गई है, लोग उसकी तैयारी करते हैं? होता क्या है कि वहाँ पे जो जॉब करते रहते हैं वो अपना रेफरेंस देते हैं। मतलब हमारा भतीजा है तो हम बोलेंगे कि सर एक मेरा भतीजा है, इसको आप देख लीजिए, इंटरव्यू कंडक्ट करा दीजिए, तो वो रेफरल कोड देते हैं। इवन वहाँ पे एक इंसेंटिव भी मिलता है अच्छे नियोक्ता को अगर आप लगवाते हैं। एक सपोज करिए कि मैं HDFC में काम कर रहा हूँ, किसी बैंक में काम कर रहा हूँ और मैं रेफरेंस देकर किसी को नौकरी लगवाया तो मुझे भी कुछ इंसेंटिव पैसा मिलता है। तो ये हम लोग किस दौर में जा रहे हैं? तो उस जमाने में जा रहे हैं जब सिनेमा में दिखाया जाता था कि आपके पास किसी तरह की सिफारिश है तो चिट्ठी निकालते थे जेब से और देते थे कि सर हमको फल्ला आदमी ने सिफारिश रखा है। तो आप तो उसी दौर को ला रहे हैं। बैंकिंग में भी वही दौर ला रहे हैं, आप अंगूठा से पैसा निकालने का देते हैं कि अब अंगूठा लगाइए। पुराने जमाने में भी ऐसे ही होता था, खेत बेचना नहीं चाहता था लेकिन जमींदार लोग अंगूठा निशान ले लेते थे और उसका खेत बिक जाता था। आज बैंक
बैंक में भी यही स्थिति है कि छोटे छोटे बैंक मित्र गांव में लगा दिए हैं। बुजुर्ग लोग, हमारे बैंक में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जिनको पैसा निकालना नहीं होता है, लेकिन वो अपने बेटे बहू के दामाद इन लोग के दबाव में आकर उनको जबरदस्ती अंगूठा लगाया जाता है और बैंक मित्र के द्वारा उनको 5,000 10,000 रुपया दिया जाता है। फिर बाद में बोलते हैं कि हमको इच्छा तो नहीं था, लेकिन मेरी बहू बोली तो हमको अंगूठा लगवा के पैसा दे दिया गया। तो हम लोग वो पुराने दौर में जा रहे हैं, जिससे हम लोग को बचना है, इसलिए हम लोग एकजुट हैं। और एनपीएस में बोलना चाहेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम को हम लोग क्यों खत्म करना चाहते हैं। अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो जितने भी राज्यसभा के हमारे मेंबर हैं या एमएलए हैं, एमपी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों पुरानी पेंशन ले रहे हैं? वो भी हमारे एनपीएस के तरह ले लें। और एनपीएस में ले रहे हैं। आज रूस और यूक्रेन में लड़ाई है, आज से 25 साल के बाद हमारा भी पड़ोसी मुल्क से बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, तो हमारा जितना भी पैसा लगा वो सारा म्यूचुअल फंड की तरह मार्केट रिस्क पे पैसा लगा रहेगा। और जब हम रिटायरमेंट करने जा रहे हैं, मान लीजिए 2046 में हम रिटायर कर रहे हैं, और उसी वक्त अगर किसी तरह का मार्केट क्राइसिस आ गया तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। इसीलिए हम लोग एनपीएस का विरोध करते हैं। एनपीएस का विरोध सिर्फ बैंकिंग में नहीं, सारे राज्य सरकार में है, रेलवेज में है, जो भी नई नौकरियां 2010 के बाद आए वो सभी लोग एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर एनपीएस अच्छा है तो नेता लोग भी एनपीएस का लाभ लें, और अगर बुरा है तो हम लोगों को इससे एनपीएस से हटा के पुरानी पेंशन में लगाएं। देखिए, बैंक हड़ताल कर्मी जो है हड़ताल पे है। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें।